हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। इंटरव्यू हेल्प सीरीज़ को कंटिन्यू रखते हुए आज मैं आपके सामने उपस्थित हूं उसका पार्ट 2 लेकर के। पार्ट 1 मैंने जो डाला था उसके पहले आप लोगों ने देखा, बहुत लाइक किया और उसे मैंने प्रॉमिस किया था कि जो अगला वीडियो होगा वो होगा एकेडमिक प्रोफाइल पर। तो क्वेश्चन ये आता है कि भाई एकेडमिक प्रोफाइल क्या चीज़ है और इसका क्या रोल है हमारे इंटरव्यू में। तो आज का जो पॉइंट ऑफ डिस्कशन यही रहेगा। 3 चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे पॉइंट ऑफ डिस्कशन को देखते हुए। वो 3 चीज़ें क्या होंगी? वो 3 चीज़ सबसे पहला होगा कि भई ये एकेडमिक प्रोफाइल जो है ना, ये क्या चीज़ है? किसको हम एकेडमिक प्रोफाइल बोलते हैं? व्हाट इज़ इट एंड व्हाई इज़ इट इम्पोर्टेंट? 2 पॉइंट हो गए। इस पे क्या कॉमन क्वेश्चन बनेंगे? आखिर इसमें ऐसा क्या इंपॉर्टेंट है कि इसको लेकर के एक सेपरेट वीडियो बनाना पड़ गया? और उसको जो क्वेश्चंस बनेंगे उनके मॉडल आंसर्स क्या होने चाहिए? 3 चीज़ें हैं ना, कि एकेडमिक प्रोफाइल क्या है, उस पे क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं और उनके आंसर्स क्या होने चाहिए। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंस क्या मैं बीच में बताऊंगा, ध्यान रखिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन ये उठता है कि व्हाट इज एकेडमिक प्रोफाइल। एकेडमिक प्रोफाइल है क्या, किस चीज़ को बोलते हैं? ज़्यादातर लोगों को आइडिया होगा, फिर भी एक क्विक रिवीजन मार देते हैं। सबसे पहली बात कि एकेडमिक प्रोफाइल में आपका जो पूरा एकेडमिक्स है, पढ़ाई लिखाई, वो काउंट होती है, जिसमें क्या क्या आ जाएगा आपका? एजुकेशन। एजुकेशन में क्या आ जाएगा आपका? 12th और 12th का बोर्ड आ जाएगा। आपका ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आप कॉलेज के लेक्चरर के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई किया आपने, तो कॉलेज आपकी एजुकेशन जो है, बीए, एमए, बीएससी, एमएससी, बीकॉम, एमकॉम, व्हाटएवर, जो आपका ग्रेजुएशन और पीजी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। और क्या आ जाएगा आपका? अदर एकेडमिक एक्टिविटीज़ जो हैं, उसमें क्या क्या पॉसिबल है। कुछ लोगों ने उसका बीएड किया हुआ, कुछ लोगों ने कोई पीजी डिप्लोमा कर रखा होगा, किसी के पास कुछ अदर एक्सपर्टीज़ होगी। जो भी आपके अचीवमेंट्स हैं, नेट है आपके पास पीएचडी है, वॉट एवर इट इज़, वो सब आपका किस में काउंट होगा? आपके एकेडमिक प्रोफाइल में। क्वेश्चन आता है कि वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट। इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये आमतौर पर जो पॉइंट ऑफ डिस्कशन होता है इंटरव्यू के प्रारंभ में होता है कि हाँ भाई, जब अपना आप परिचय देते हैं तब बताते हैं कि सर मेरा एजुकेशन ये है, मेरी ये अचीवमेंट्स हैं, मैंने पीजी में ये किया, मैंने ग्रेजुएशन में ये किया, ये मेरे सब्जेक्ट्स हैं। जैसा मैंने पिछले वीडियो में बताया था, अगर आप लोग नहीं देखा है तो आप लोग डेफिनेटली देखिए, मैं ऊपर लिंक शेयर कर रहा हूँ। ठीक है। ये वीडियो आपको बताएगा कि इंटरव्यू जनरल क्वेश्चंस क्या होते हैं। लिविंग असाइड दैट थिंग, एकेडमिक प्रोफाइल का रोल क्या है? सबसे पहली बात, चूंकि पहले ही बात होती है, तो ये पहला इंप्रेशन आपका एकेडमिक प्रोफाइल का ही पड़ता है। और आप जानते हैं, कहावत आपने सुनी होगी, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, सो इट शुड बी गुड। नेक्स्ट वन, इट गिव्स द डायरेक्शन टू इंटरव्यू। आपका इंटरव्यू किस दिशा में जाएगा, ये कौन बताता है? ये आपका एकेडमिक प्रोफाइल बता देती है, क्योंकि जो डिस्कशन हो रहा होता है उससे पहले ही मालूम पड़ जाता है कि भाई, अगर आपका प्रोफाइल अच्छा है, आपने अपने प्रोफाइल पे जो क्वेश्चंस पूछे गए उनका अच्छे से जवाब दे दिया, तो एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट पहले ही बन जाता है कि कैंडिडेट बढ़िया सामने बैठा हुआ है, अच्छे सवाल पूछे जाएँ, बढ़िया सवाल पूछे जाएँ। और अगर आप बेसिक सवालों में अपनी पढ़ाई लिखाई बताने में ही या उससे जुड़े सवालों को बताने में गड़बड़ कर गए, तो समझिए वहाँ से आपका इंटरव्यू डिरेल हो जाएगा। तो वो तो करना नहीं है। दैट इज़ वाई आई एम ट्राइंग टू हेल्प यू आउट एवरी वन, दैट what are the possible questions from the different areas, you should be ready for that. So moving forward, कॉमन क्वेश्चन फ्रॉम द एकेडमिक प्रोफाइल क्या बनते हैं? तो मैंने क्या किया ना, इसको कुछ एरियाज में डिवाइड किया है कि किन किन एरियाज पे वो क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है। तो उन एरियाज को हम लोग एक एक कर देखेंगे और देखेंगे उन पे क्या क्वेश्चन बन सकता है, उसका क्या आंसर होना चाहिए, एक साथ करते चलेंगे यहीं पे। तो पहला जो क्वेश्चन बनता है आमतौर पे, अगर कहीं पे, ठीक, अच्छा एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं, ज़रूरी नहीं है कि सबके साथ ये सवाल पूछे ही जाएं। कुछ पर्टिकुलर केसेस होते हैं जहाँ पे कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं, इसलिए मैंने सारे पॉसिबल केसेस उठा लिए हैं। या अगर कोई मिस हो गया है, किसी का कोई इंडिविजुअल पॉइंट बच जाता है, पूरा वीडियो देखने के बाद आप बताइएगा, तो उसको कमेंट बॉक्स में डेफिनेटली डाल दीजिएगा। आई विल अगेन आंसर। आपने देखा होगा मैं सारे क्वेश्चंस को लगभग आंसर करने का प्रयास करता हूँ। पहला क्वेश्चन तो बनता है कि अगर बाई चांस आपका कहीं पे एकेडमिक प्रोफाइल में कुछ ऐसा है कि आपके मार्क्स में बहुत उतार चढ़ाव आ गया, कहीं आपके नंबर बहुत कम हो गए, लेस मार्क्स हैं, कि भाई एक अच्छा कैंडिडेट है, 80% 90% चल रहा है, 10th में है, 12th में है, मे बी आपका ग्रेजुएशन भी बहुत अच्छा है, आप पीजी में जाके मार्क्स आपके 52% आ गए, 46% आ गए, या ग्रेजुएशन बीच में चले डाउन हो गया, बाकी सब अच्छा, ग्रेजुएशन बहुत नीचे आ गया, तो सीधे सवाल बन जाएगा। क्या सवाल बनेगा आपका? कि वाई, गिव रीजन्स। भैया बेटा ऐसा क्या हो गया आपके साथ कि ये बताइए, भाई आपका ग्रेजुएशन बड़ा नंबर कम हो गया, 12th में बड़ा नंबर कम हो गया, जो भी केस है, तो उसमें घबराने की जरूरत नहीं है। नंबर कम हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है, एकदम नॉर्मल सी चीज़ है, नंबर से कोई मतलब ही नहीं है। आप देखेंगे कि कम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो आपकी जो एकेडमिक मार्क्स ज़्यादा मतलब नहीं रखते हैं,
सिंपल जवाब हो सकता है कि सर ड्यू टू सडन इलनेस एट दैट टाइम, ड्यू टू सम फैमिली इश्यूज एट दैट टाइम, उस साल मेरी पढ़ाई अच्छी नहीं हो पाई और मार्क्स अच्छे नहीं आए हैं। ठीक है, तो इसको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। हाँ, आपको पता होना चाहिए कि भाई मेरे मार्क्स में ये प्रॉब्लम है, ये मतलब यहाँ यहाँ पे कुछ इश्यूज बन सकते हैं क्वेश्चंस, तो वो आपके दिमाग में रहना चाहिए। ऐसा ना कि अचानक उस सवाल आपके सामने आ जाए, वहाँ पे आप हड़बड़ा जाएं कि तैयारी में कुछ और करके गया था, सवाल कुछ और आ गए। एक केस ये बन सकता है जहाँ पर कई कैंडिडेट्स के साथ ऐसा होता है कि चेंज ऑफ स्ट्रीम होता है। चेंज ऑफ स्ट्रीम मतलब हो गया कि साइंस से या कॉमर्स से आपने किया 10th 12th और ऑल ऑफ ए सडन आपने करने लगे बीए। ठीक है, आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स थे, आप बायो लेके आप पढ़ रहे थे, साइंस ग्रुप के स्टूडेंट थे, कॉमर्स के स्टूडेंट थे, आप आर्ट्स में चले गए। ठीक है, उल्टा तो बहुत कम होता है आमतौर पे। तो यहाँ सवाल बनता है, मेरे साथ भी है। ठीक है, मैं एक पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स साथ मेरा 12th हुआ, देन ड्यू टू लव टुवर्ड्स यूपीएससी आई स्विच टू ह्यूमैनिटीज़, बैचलर ऑफ आर्ट्स मैंने किया। तो लगभग हर इंटरव्यू में मेरे साथ ये सवाल डेफिनेटली आता है कि वाई डिड यू चेंज योर स्ट्रीम। तो ये क्वेश्चन ही एक कॉमन क्वेश्चन है, अगर ऐसा कुछ दिखाई पड़ता है कहीं पे तो आपने स्ट्रीम क्यों बदली। ठीक है, तो आपका आंसर इसके लिए तैयार होना चाहिए। आंसर आपको कुछ भी हो सकता है। ठीक है, जो आपको लगता है सूटेबल, आप सिंपल बोल सकते हैं, जैसे मैं तो हर बार यही आंसर करता हूँ कि ड्यू टू माई एस्पिरेशन एंड माई अफेक्शन एंड लव टुवर्ड्स यूपीएससी एग्जाम आई चेंज्ड माई स्ट्रीम। राइट, आप भी दे सकते हो। ये भी हो सकता है कि भाई आपके 10th और 12th के बाई चांस मार्क्स अच्छे नहीं, तो आप बोले कि सर आई वॉज नॉट कंफर्टेबल विद द साइंस स्ट्रीम एंड आई थॉट दैट आई कैन गिव बेटर इन आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज़ और इन कॉमर्स, तो मैंने इसीलिए स्ट्रीम चेंज कर ली। तो एक सवाल यहाँ से बन सकता है अगर आपने स्ट्रीम चेंज की है तो। मूविंग फॉरवर्ड, एक केस ये भी बनता है डबल पीजी का। ठीक है, बहुत से लोग क्या करते हैं कि एमएससी कर लिए, फिर एक किसी सब्जेक्ट में एमए कर लिया, डबल पोस्ट ग्रेजुएट होते हैं। होता है ऐसा, आमतौर पे नॉर्मल यही होता है कि भाई एक एमए आपका कंप्लीट हो गया, एजुकेशन कंप्लीट हो गई, कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सिलेक्शन कहीं नहीं हो रहा, तो एक दिमाग में हमेशा सबके दिमाग में आता है, कॉमन सी चीज़ है कि चलो एक काम करते हैं भाई किसी और सब्जेक्ट में भी एमए कर लेते हैं, तो टाइम का सही यूटिलाइजेशन हो जाएगा, एक डिग्री मिल जाएगी आपको। तो अगर ये सवाल आता है कि आपके पास डबल पीजी है, सवाल आप ये भी समझ सकते हैं कि भाई बताएं कि ना बताएं, बिल्कुल बताएंगे, आप हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा है हम बताएंगे, लेकिन उस पर आपको एक सवाल आ सकता है, वो आ सकता है वाई, कि भाई आपने डबल पीजी किस खुशी में कर लिया, क्या एक पीजी से आपका काम पूरा नहीं चल रहा था। तो इसका उत्तर देते तो हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखें, कभी भी डिग्री मत मेंशन कीजिए कि मैं एक और डिग्री लेना चाह रहा था या चाह रही थी। आप ये बताइए कि सर जब मैं प्रीवियस सब्जेक्ट जो भी आपका है मैं उससे तैयारी कर रहा था या कर रही थी, तो मुझे लगा कि या कुछ ऐसे टॉपिक्स थे जो उस सब्जेक्ट से टच करते थे, बाई चांस पीजी के बाद मुझे कुछ समय मिल गया, तो मैंने सोचा क्यों ना उस सब्जेक्ट को भी मैं ढंग से पढ़ लूँ, तो मैंने उसमें पोस्ट ग्रेजुएट कर लिया। मतलब इम्फेसिस शुड बी ऑन नॉलेज नॉट ऑन डिग्री। आप बोले कि भाई मुझे ये सब्जेक्ट भी अच्छा लगता था सर, मैंने फॉर एग्जांपल मैंने हिस्ट्री से एमए किया, फिर मेरे पास समय था थोड़ा सा, कहीं सिलेक्शन नहीं हो रहा था, तो मैंने उस पर पॉलिटिकल साइंस को भी पढ़ डाला और उससे भी पीजी कर लिया। राइट, फोकस ऑन नॉलेज नॉट ऑन डिग्री। डिग्री मत मेंशन कीजिए कि मैं 2 डिग्री चाहता था या चाहती थी। ये हो गए 3 एरियाज जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। चलिए कुछ और एरियाज लेते हैं। एक देखिए आपका एरिया जो बहुत कॉमन है, कई लोगों के साथ ये समस्या हो जाती है, गैप हो जाता है पढ़ाई में। ठीक है, पीजी में, ग्रेजुएशन और पीजी में गैप हो गया। गर्ल्स के साथ कई बार ये होता है कि भाई शादी वगैरह का केस फंस जाता है। बॉयज़ के केस में पेरेंट्स शिफ्ट हो गए, ट्रांसफ़र हो गया, या कुछ भी इश्यू ऐसा, बीमार हो गया कोई अनफॉर्चुनेटली, तो ग्रेजुएशन में या पीजी में या ग्रेजुएशन के ईयर्स में या पीजी के फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में कुछ ना कुछ गैप आ जाता है। अगर ऐसा कोई केस है तो बिल्कुल तैयार रहिए, ये क्वेश्चन आपके सामने आएगा। कारण बताइए कि भाई गैप है तो क्यों है, आपकी पढ़ाई लगातार कंटिन्यू क्यों नहीं हो पाई। तो इसका उत्तर भी आपके पास होना चाहिए। मेरा तो सिंपल मानना है कि आप सिंपल बोल दीजिए कि ड्यू टू सम पर्सनल प्रॉब्लम्स। अगर आपने कुछ भी अन्य जवाब दिए, ठीक है, तो क्या होगा, उस पे क्वेश्चन आ सकता है। लेकिन अगर आप बोल दीजिए कि सर ड्यू टू सम पर्सनल प्रॉब्लम्स आई कुड नॉट कंटिन्यू, नो बडी इज गोइंग टू डिग डीपर ओवर देयर, रीजन बिंग नो बडी वॉन्ट टू इंटरफेयर इन योर पर्सनल लाइफ, यू सैड कि सर पर्सनल रीजन है, सो नो बडी विल फर्दर गो इन टू दैट, चैप्टर वहीं पे क्लोज हो जाएगा। या अगर कोई जेन्युइन रीज़न आपके पास है कि भाई मैं पर्टिकुलरली उस ईयर में बीमार था या जॉब में चला गया था, ये भी पॉसिबल है। ठीक है, कि आपको जॉब मिल गई, आप ग्रेजुएशन किया, आपको जॉब मिल गई, अब जॉब में शिफ्ट हो गए, और जॉब के दौरान आपने क्या किया, अपना पीजी कंप्लीट किया, बाद में 2 साल बाद, 1 साल बाद, 4 साल बाद, रीज़न बिंग, तो दैट इज़ व्हाट योर आंसर शुड बी, कि भाई ये रीज़न था।
आपके पास प्रॉपर रीज़न बताइए, नहीं है तो पर्सनल रीजंस, दैट चैप्टर क्लोज। डिस्टेंस मोड में एजुकेशन कई लोगों की हो जाती है, ठीक है। रेगुलर एडमिशन नहीं मिला प्राइवेट में या डिस्टेंस मोड में, इग्नू वगैरह से भी लोग कर ले रहे हैं, राजा स्टैंडर्ड यूनिवर्सिटीज़ कर लें, बहुत सारी ओपन यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आपका क्वालिफिकेशन आपको प्रोवाइड करती हैं। इवन तो नेशनल ओपन स्कूलिंग भी है, NIOS भी है। तो अगर डिस्टेंस मोड से आपकी एजुकेशन है या कोई भी डिग्री आपके पास डिस्टेंस मोड वाली है, तो इस पर भी सवाल आपके सामने आ सकता है। वो क्वेश्चन हो सकता है क्यों किया, तो क्यों का उत्तर आपके पास होना चाहिए कि भाई ये रीज़न थे सर, मैं इसको कंटिन्यू नहीं कर पा रहा था रेगुलर स्कूलिंग को, इसलिए मैंने डिस्टेंस मोड में किया। एक क्वेश्चन इस पर भी आ सकता है कि भाई डिस्टेंस मोड से किया तो एक जनरल परसेप्शन ये है कि डिस्टेंस वालों की जो नॉलेज या एजुकेशन क्वालिटी होती है उतनी अच्छी नहीं होती है। तो इस पर सवाल आ सकता है कि आपको क्या लगता है कि मतलब जो आपने डिस्टेंस मोड से किया वो इक्वली गुड था, तो आपको उत्तर होना चाहिए डेफिनेटली सर इक्वली गुड था। आप ये नहीं कह सकते कि नहीं सर वो अच्छा नहीं था। आप अपने आप को इंटरव्यू प्रारंभ होने के पहले ही शुरुआत में फर्स्ट फेज में नहीं बोल सकते कि नहीं आई एम वीकर देन अदर्स। यू शुड बी स्ट्रॉन्ग इनफ टू फेस द बोर्ड इन इक्वेशन, और आपको फर्मली बोलना होगा कि नहीं सर आई एम कंफर्टेबल विद इट वॉज अ गुड क्वालिटी एजुकेशन। जो भी जनरल परसेप्शन है मैं उसको सपोर्ट नहीं करता हूँ। ओके, फिर आपके क्वेश्चन निश्चित रूप से बनेंगे आपके रिसर्च वर्क पे, PhD पे परसुइंग है, नहीं परस्यू कर रहे हैं, JRF हैं, कर रहे हैं तो आपके टाइटल क्या है, हाइपोथेसिस क्या है, ऑल दोज थिंग्स, क्या क्या क्वेश्चन होंगे। ये बहुत डिटेल टॉपिक है, रिसर्च वर्क पे बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, डेफिनेट बनेंगे। तो अच्छा, कई लोग रिसर्च अभी नहीं कर रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, आयोग ने मांगा ही नहीं है कि PhD होना चाहिए। तो उस केसेस में क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं, क्या आपके जवाब होने चाहिए, ये बहुत डिटेल चाहिए। तो इसको मैंने इस वीडियो में नहीं रखा, बहुत लेंदी हो जाएगा, एक सेपरेट वीडियो में डालूंगा कि रिसर्च वर्क को लेकर के क्या क्या सवाल बन सकते हैं, राइट। तो देखिए ये वो एरियाज थे जहाँ पे आपके एकेडमिक प्रोफाइल को लेकर क्वेश्चन बन सकते हैं। हो सकता है कुछ और एरियाज एकदम मुझसे मिस हो गया हो, नो प्रॉब्लम, आप कमेंट बॉक्स में डालिए, आई विल आंसर दोज क्वेश्चंस। ध्यान रखिएगा, प्रिपरेशन करते रहिए, ठीक है। ये फेज़ ऐसा है ना जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकता है, वेटिंग फॉर रिजल्ट, वेटिंग फॉर द फाइनल आंसर की एंड ऑल दोज थिंग्स, ठीक है, वो सब चल रहा है, बट प्रिपरेशन इज़ द की टू सक्सेस, याद रखिएगा ये चीज़, ठीक है। इसीलिए मैंने एक मोटिवेशनल कोट भी डाला है, मैं कोशिश करता हूँ हर वीडियो में एक डालूँ। आज के लिए यही है कि बिफोर एनीथिंग एल्स प्रिपरेशन इज़ की टू सक्सेस। और लक हो गई, ऐसा हो गया वैसा हो गया, वो सब बाद में होता है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, प्रिपरेशन, तैयारी, याद रखिएगा। आज के समय में, ठीक है, बहुत सारे आपके कंपटीटर्स ऐसे होंगे जो सोच रहे होंगे मैं अच्छा करूँगा, मैं ये करूँगा। भाई इंटरव्यू में जो लोग आपसे सामने बैठेंगे, जिनसे आपको कंपटीशन होगा कि मैं ऐसा ऐसा कर लूँगा, ऐसा ऐसा कर लूँगा या कर लूँगी, फ्यूचर टेंस में बात कर रहे होंगे, फॉरगेट, लेट देम बी इन देयर डे ड्रीम्स, दिन में सपने देखने दीजिए, आप तैयारी करते रहिए। तो आपकी मदद कौन करेगा तैयारी करने में, मैं कोशिश करूँगा, आई कैन हेल्प यू आउट, ठीक है। जो नेक्स्ट वीडियो होगा हमारा इस सीरीज़ का, वो मैं कोशिश करूँगा कि डेमो और ब्लैक बोर्ड टीचिंग पर बनाऊँ। बहुत कंफ्यूजिंग टॉपिक है, सारे कैंडिडेट्स का क्वेश्चंस आ रहे हैं कमेंट बॉक्स में कि डेमो टीचिंग कैसे होगी, ब्लैक बोर्ड टीचिंग कैसे करनी है इंटरव्यू में, तो उस पर अगला वीडियो बनाऊँगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिए ताकि आपको वो वीडियो टाइमली मिल जाए, अन्य वीडियोज़ भी मिलते रहें, ठीक है। टिल देन, थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड डे।